अब सर एड्स को पहचानना कैसे, तो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं एड्स को पहचानना कैसे। एड्स के सिम्टम जल्दी नहीं दिखते, उसके सिम्टम्स देखने को कम से कम समटाइम्स 10 साल लग जाते हैं। 10 साल के बाद सिम्टम्स आते हैं, मतलब 6 मंथ टू 10 ईयर सिम्टम जल्दी नहीं आते उसके। सो हमें लिखना क्या है अभी, आपको लिखो डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसको पहचानना कैसे, दैट इज कॉल्ड एज डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो एड्स को पहचानने का तरीका होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सी है, वो लिखो एलाइजा, ELISA। एलाइजा टेस्ट होती है बेटा। एलाइजा टेस्ट का नाम है जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है, जिससे हमें पता चलेगा कि इसके अंदर HIV का विषाणु है कि नहीं है। क्या लिखा आपने, कौन सी टेस्ट लिखा, एलाइजा टेस्ट। एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। हो गया। एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, एलाइजा टेस्ट। अब सुनो, ये टेस्ट कौन सी होती है, ये टेस्ट है बेटा एंटीबॉडी बेस पे। मतलब अगर HIV का विषाणु अंदर गया तो आपका शरीर एंटीबॉडी बनाता है उसके अगेंस्ट में। सिंपल सी बात है, अगर HIV का विषाणु अंदर गया तो आपका शरीर क्या बनाएगा, एंटीबॉडी। तो आपके खून में से एंटीबॉडी ढूंढी जाएगी, तो आपके ब्लड में से एंटीबॉडी सर्च की जाएगी। इसलिए ये टेस्ट होती है एलाइजा टेस्ट, जो सर्च करती है आपके खून की एंटीबॉडी जो अगेंस्ट होती है HIV के, दैट इज कॉल्ड एज एलाइजा टेस्ट। अब लिखिए ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या करना पड़ेगा, लिखो आपको ऐसे ड्रग्स लेने पड़ेंगे जो वायरस के खिलाफ है, उसका नाम है, लिखो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। क्या नाम लिखा ड्रग्स का, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। याद रखना ड्रग्स का नाम है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। अब ये ड्रग्स कैसे काम करता है वो सुन। पता है ड्रग्स का मेन काम क्या है, वो जो RNA से DNA बना था, RNA से जो DNA बना था, कल की बात याद करो, RNA से DNA बना था, तो RNA से DNA बनने को हमें रोकना है। RNA से DNA बनने में हमें इसके ऊपर रोक लगानी है, तो ये ड्रग्स का वही काम है, इट स्टॉप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उस ड्रग्स का काम है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को रोको, तब जाके वो प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए नाम है एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स। इसका एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो ड्रग्स का, एजिडोथाइमिडीन मॉलिक्यूल है ये, एजिडोथाइमिडीन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं AZT। और एक ड्रग्स है ए साइक्लोवीर, ये मॉलिक्यूल के नाम है ए साइक्लोवीर। ठीक है,
सर मॉलिक्यूल के नाम हो गए ए साइक्लोवीर करके। तो ये ट्रीटमेंट की बात हो गई। एक काम करो, इस ड्रग्स का और एक नाम लिखो, ये येलो कलर वाला। इसका और एक नाम लिखो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होने से बचाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, इसका काम है ट्रांसक्रिप्शन को रोकना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को रोकना। हो गया आपका? क्लियर है? सुनो मेरी बात, आपने कौन सी टेस्ट लिखी, वो डायग्नोस्टिक्स कौन सी लिखी टेस्ट? हाँ, एलाइजा टेस्ट लिखी ना। देखो, एड्स में दो प्रकार की टेस्ट होती है। पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट में एलाइजा आती है। अगर एलाइजा पॉजिटिव हुआ, अगर गलती से एलाइजा पॉजिटिव हुआ, फिर और एक टेस्ट की जाती है, कंफर्मेशन टेस्ट। मतलब दो टेस्ट होती है, पहले एलाइजा, अगर वो पॉजिटिव आया, फिर और कंफर्मेशन टेस्ट होती है। तो नेक्स्ट लिखिए कंफर्मेशन टेस्ट, वो एलाइजा के बाजू में लिखिए कंफर्मेशन टेस्ट। कंफर्मेशन टेस्ट, उस टेस्ट का नाम लिखो वेस्टर्न ब्लॉटिंग। उस टेस्ट का नाम लिखो, कंफर्मेटिव टेस्ट का नाम लिखो वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग उस टेस्ट का नाम है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है। ओके सर, अपने इंडिया में दो ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं एड्स के लिए। एड्स को मनाया जाता है फर्स्ट, मतलब ये जो एड्स डे होता है 1 दिसंबर, जहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, एक एनजीओ और दूसरा होता है नैको। ये दो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के जो एड्स के लिए क्या करते हैं, प्रोपोगेंडा करते हैं, मतलब एड्स के बारे में अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाते हैं। आपको एनजीओ पता होगा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा है नैको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एड्स कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म आएगा आपको नैको का। लिखो, बस इतना ही लिखो, एनजीओ एंड नैको, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है। एनजीओ एंड नैको, बोथ आर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, नैको। चल, तो यहाँ पे आपकी बात हो चुकी है। अभी एड्स में आप सबसे लास्ट एक टॉपिक बाकी, आप घर पे लिख लेना, प्रिवेंशन ऑफ एड्स। एड्स से अगर बचना है तो कुछ कुछ ऐसे प्रिकॉशंस है जो हमें लेने पड़ेंगे, वो आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, घर जाके लिख लेना आप कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं। अब नया हेडलाइन लिखो, कैंसर।
कैंसर, ये कैंसर है। ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे हम आज, कैंसर वाला। इसकी नोट्स बनाते हैं। क्या लिखा आपने? कैंसर, हेडलाइन लिखा ना? चलो सुनो, कैंसर है क्या? कैंसर मतलब सिंपल है सर, एक सेल है जिसका नाम है नॉर्मल सेल। एक सेल है नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल जब खुद का कंट्रोल छोड़ दे, कंट्रोल छोड़ दे, तब वो नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट होता है। जब नॉर्मल सेल का कंट्रोल छूट जाता है तो वो कैंसर सेल में कन्वर्ट होता है। आपको पता है नॉर्मल सेल का अपना एक साइकिल है। ये नॉर्मल सेल है ना, नॉर्मल सेल का अपना एक साइकिल होता है। नॉर्मल सेल का अपना एक डिवीजन होता है, पता है आपको? G1 S G2, याद है ये चीज़? और ये कौन सी फेज थी? M। तो सर ये जो कंट्रोलिंग था उसका, ये छूट चुका है, वो अपने मर्जी से डिवीजन करेगा अभी। नॉर्मल सेल कैसा है? नॉर्मल सेल कंट्रोल में डिवीजन करता है और ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है। दोनों का डिवीजन होता ही है, लेकिन ये कंट्रोल में डिवीजन करता है, ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन करता है। मतलब कैंसर सेल कोई बाहर से नहीं आता, नॉर्मल सेल ही कैंसर सेल बनता है ना? जैसे एक नॉर्मल इंसान, एक पागल इंसान, नॉर्मल ही पागल बनता है जब चला गया तो, कुछ दिक्कतें गई तो दिमाग में, है ना? अभी आप कंट्रोल में हो, दिमाग काम कर रहा है। आपको ये पता है ओवर थिंकिंग से पागल हो सकते हैं इंसान? कौन सी थिंकिंग? ओवर थिंकिंग। लिखो पहला स्टेटमेंट, कैंसर क्या है? अनकंट्रोल, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, इसी को कैंसर बोलते हैं। अब मैं आपको फर्क क्लियर करता हूं नॉर्मल सेल और कैंसर सेल का। पहली बात, सुनो मेरी बात, नॉर्मल सेल की एक खासियत है, इसमें रहता है कांटेक्ट इनहिबिशन। ये बात याद रखना, कांटेक्ट इनहिबिशन। एक काम करते, इधर लिखते हैं, पहला कैरेक्टर है कांटेक्ट इनहिबिशन। वो नॉर्मल सेल में रहता है, कैंसर सेल में नहीं रहता। सर पहले बताइए कांटेक्ट इनहिबिशन है क्या? सुनो मेरी बात, एक प्लेट है, एक प्लेट है, हाँ, इस प्लेट में एक सेल है, इधर से भी एक सेल है। जब ये सेल डिवाइड होता है फिर ये सेल ऐसे बढ़ते जाता है। जब ये आखिरी वाला सेल इससे कांटेक्ट करे, जब इसका कांटेक्ट इससे हो जाए, ये अपना डिवीजन रोक देता है। उसको पता है यहाँ पे भीड़ हो चुकी है, अभी डिवीजन के लिए यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो जब इनका एक में से कांटेक्ट हो जाए तो ये डिवीजन को रोक देते हैं। इसको बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। क्या बोलते हैं? ये प्लस में है और वहां पे कुछ है ही नहीं। जैसे एक स्टैंडर्ड ऑटो में 3 जन बैठ सकते हैं, 3 जन बैठ गए, रूल के हिसाब से हो गया फुलफिल। लेकिन कभी कभी रूल अनरूल हो जाता है, 3 जन, फिर 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th ड्राइवर के पास, अच्छा वह छत पे नहीं है, मतलब यहाँ वो रूल होता है। कैंसर सेल में कांटेक्ट इनिबिशन है ही नहीं, कांटेक्ट इनिबिशन है ही नहीं, उनको फॉलो नहीं करते वो। उनको लगा अरे सेल एक रो हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो और डिवीजन करो। वो रुकने का नाम नहीं लेते,
वो बढ़ते जाते हैं। देखना वहां पे वो रुक गए, यहाँ पे नहीं रुकेंगे। समझ में आया पहला पॉइंट, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। सर क्लियर हुआ कंसेप्ट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का। दूसरा है बेटा इनवेजिवनेस। इनवेजिवनेस ये क्या है? नॉर्मल सेल फैलते नहीं हैं, अपने एरिया से दूसरे एरिया में नहीं जाते, वो ट्रांसफर नहीं होते, लेकिन कैंसर सेल स्प्रेड होते हैं। अगर लंग्स को कैंसर हुआ तो वो सोचता है वहां से वो लीवर में कैसा जाए, वाया ब्लड। तो नॉर्मल सेल जहां है वही रहेंगे, लीवर के सेल जहां है वही रहेंगे, लेकिन कैंसर सेल स्प्रेड होते हैं, उसी का नाम कैंसर है, इट इज स्प्रेड आउट। तो सर इन्वेजिवनेस इनमें नहीं है और ये फैलते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा इन्वेड। इन्वेड का मतलब है दूसरी तरफ चले जाना, समझ रहे? हाँ, इसलिए अगर कभी कभी कैंसर का तीसरे स्टेज में आया तो जल्दी ठीक क्यों नहीं होता? क्योंकि वो फैल चुका है। अब कहाँ कहाँ थेरेपी यूज करेंगे? वो एक जगह पे नहीं है, वो स्प्रेड हो चुका है। इसलिए पहली स्टेज सेकंड स्टेज आप क्योर कर सकते हो, तीसरे स्टेज में नहीं हो सकता वो इन्वेजिवनेस। क्लियर हुआ? ये दो बातें हो गई सर। उसके बाद में है लास्ट पॉइंट एपोप्टोसिस। इसका मीनिंग होता है सेल का डेथ, सेल का मरना, सेल का मरना। कैंसर सेल अमर है, वो मरता ही नहीं है, क्योंकि हर एक सेल की एक लाइफ होती है, हर सेल की अपनी एक लाइफ होती है। ये सेल की लाइफ ही नहीं है, कंटिन्यू डिवाइजन में चला जाता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है मैं बाद में पढ़ाऊंगा, फिलहाल ये दो पॉइंट आईएमपी। ये एपोप्टोसिस जो है ना, ये मरने का प्रक्रिया होता है, डेथ का। कैंसर सेल इमॉर्टल है, वो कंटिन्यू रहेगा। आप ये दो पॉइंट लिख लो पहले, इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, दूसरा इन्वेजिवनेस। 2 पॉइंट याद रखना, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, इन्वेजिवनेस। ये प्लस का मीनिंग वो प्रेजेंट है, वहां अब्सेंट है। हो गया क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब मेरी बात सुनो, कैंसर मोस्टली डीएनए की वजह से होता है। डीएनए में कोई प्रॉब्लम गया तो कैंसर होने के चांस है। ओरल कैंसर की बात करते हैं। आपके ओरल में एक नॉर्मल सेल है, एपिथेलियल सेल्स, उसका सरफेस। लेकिन जो लोग बार बार वो केमिकल खाते हैं, गुटखा हो गया, पान हो गया, उस केमिकल से क्या होता है, वहां के सेल डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि आप उनको बार बार स्टिमुलेट कर रहे हो। जिस सेल को आप बार बार एक्टिवेट कर रहे हो, वो सेल एक लिमिट के बाद फिर अपना नॉर्मल जो काम है वो छोड़ देता है, क्योंकि वो बार बार एक्टिवेशन मोड में चला जाता है। उसको स्टिमुलेशन बोलते हैं। जैसे कभी कभी लीवर का कैंसर होने के चांस है, क्योंकि लीवर को आप बार बार, जैसे कोई शराब पीता है, और शराब सीधी कहाँ जाती है, लीवर में। शराब का मतलब है अल्कोहल, इथिल अल्कोहल, बराबर है।
ये इथिल अल्कोहल जो होता है ये आपके लीवर में जाता है और वहाँ वो कन्वर्ट होता है एसिडल्डिहाइड में। इथिल अल्कोहल कन्वर्ट इनटू, हाँ, प्रॉब्लम शराब की नहीं रहती, मतलब याद रखना प्रॉब्लम इथिल अल्कोहल की नहीं है, इथिल अल्कोहल की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो कन्वर्ट होता है बाद में एसिटल्डिहाइड में, ये लीवर को खराब करता है। मतलब बार बार स्टिमुलेशन। जैसे एग्जांपल, अगर आप बार बार किसी को चिढ़ाएंगे ना, एक लिमिट के बाद वो पागल हो जाएगा, मतलब आपको मारेगा वो, एक हद तक वो सह लेगा। आपने उसको एक चाटा मारा, दूसरा मारा, वो सहन कर लेगा, 10 चाटे के बाद 11वां आपको ही होगा। जो लोग खाते हैं टोबैको, टोबैको क्या करता है, आपके न्यूरॉन्स को बार बार एक्टिव करता है, लेकिन टोबैको पहले एब्जॉर्ब होता है आपके यहाँ माउथ में, वो डायरेक्ट दिमाग में जाता है क्या टोबैको? नहीं, वो पहले एब्जॉर्ब होता है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन रहता है, वहाँ के सेल डिस्टर्ब हो जाते हैं उसको एब्जॉर्ब कर करके, फिर वो सेल बोलते हैं चलो भाई कितना परेशान कर रहा है हमें, चलो इसको कैंसर ही कॉज करते हैं, ऐसा होता है। सेम कहानी है लंग्स की वाया सिगरेट, सेम कहानी है लीवर की वाया ड्रग्स, सेम कहानी है इंटेस्टाइन की वाया सम डाइजेस्टिव प्रोसेस, है ना। हाँ, बहुत तरह के कैंसर है, 100 प्रकार के कैंसर है कम से कम। तो सर मेरा ये बोलना था, स्किन कैंसर होने के चांस है ये सन की वजह से। सन में एक प्रॉब्लम होती है, सन में एक लाइट है यूवी लाइट। कौन सी लाइट? उसे स्किन कैंसर हो सकता है। तो सर एक नॉर्मल सेल है, बेटा मेरी बात सुना, एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल में जो न्यूक्लियस है उसमें एक डीएनए का जीन है, डीएनए का जीन है जिनका नाम है प्रोटोऑन्कोजीन। प्रोटोऑन्कोजीन याद रखना, प्रोटोऑन्कोजीन और सी ऑन्कोजीन, ये जीन सबके अंदर है। हमारे अंदर एक जीन है जिनका नाम है प्रोटोऑन्कोजीन, सी ऑन्कोजीन। इस जीन का खुद का एक काम है, ये जो जीन आपको दिख रहा है बेटा, इसका खुद का एक काम है। इसका फंक्शन सुनते हो, इसका फंक्शन सुनो, इसका काम है बेटा, इसका काम है कंट्रोल सेल डिवीजन। आपका सेल डिवीजन कंट्रोल में लाता है ये G1S G2 फेज को, ये कंट्रोल में लाता है। एंड डिफरेंशिएशन, उसका मैचुरेशन, डिफरेंशिएशन का मतलब मैचुरेशन। बताओ इस जीन के कितने काम है? 2, एक, दूसरा। सर व्हाट इज सेल डिवीजन कंट्रोल? आपको पता होगा जब हमने इंटरफेस पढ़ा था, हमने पढ़ा ना सेल डिवीजन, इसलिए मैंने सेल डिवीजन पढ़ा है, मुझे पता है ये हर चैप्टर में आता है, मतलब कहीं ना कहीं इसका रोल आता ही है। आपको पता है G1S G2, जब हमारा सेल कहाँ था बेटा, सेल कहाँ था, तो पहले पता है उसको चेक किया जाता है ये बराबर है कि नहीं है। अगर ये बराबर नहीं हुआ तो इसको G0 में हम एग्जिट कर लेते हैं। तो सर ये अगर अच्छा है तो इसको कहाँ लाया जाता है? एस में। एस में अच्छा है तो कहाँ लाया जाता? उसी का तो नाम है ना सेल डिवीजन कंट्रोल। इसका डीएनए अच्छा है क्या, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है क्या, सारी बातें चेक करके उसको आगे भेजा जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा सेल डिवीजन कंट्रोल। अब प्लस उसकी ग्रोथ भी देखी जाती है, उसकी कंट्रोल दी सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। ग्रोथ लिखना भूल गया मैं, ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब ये होता है क्या सेल की साइज बराबर बन गई, क्या सेल के अंदर सारी बातें आ गई, क्या ईआर आया, क्या न्यूक्लियस है, क्या गोल्जी बॉडी है, क्या सारी बातें देखी जाती, इनकी ग्रोथ हो गई क्या। तो ये सब इनका काम है। लेकिन अगर गलती से इसमें अगर कोई दिक्कत गई, ये जीन की बात कर रहा मैं, इसमें दिक्कत कहाँ जाएंगी? इसमें दिक्कत जाएंगी बेटा कार्सिनोजेनिक एजेंट से।
कार्सिनोजेनिक एजेंट का मतलब है कैंसर कॉजिंग एजेंट। कौन से एजेंट? जैसे केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल। केमिकल का मतलब है टोबैको, फिजिकल का मतलब होता है एक्सरे, गामा रे, यूवी रे, और तीसरा है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में कौन है बेटा? बायोलॉजिकल में आता है वायरसेस। कभी कभी ऐसे वायरस है जो आपके जीन को चेंज कर सकते हैं, इसको ऑन्को वायरस बोलते हैं। तो इसको ये पढ़ेंगे हम आगे। कौन से एजेंट? तो ये कार्सिनोजेनिक एजेंट क्या करते हैं सर? ये म्यूटेशन करते हैं। यू नो व्हाट म्यूटेशन? जीन का अपना खुद का स्ट्रक्चर बिगड़ जाना, जीन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होना, उसको क्या बोलते हैं अपन? तब जाके बेटा, तब जाके तब जाके ये जो आपको जीन दिख रहा है ना, प्रोटो ऑन्कोजीन, सी ऑन्कोजीन, ये कन्वर्ट होते हैं बेटा ऑन्कोजीन में, और ये है कैंसर कॉजिंग जीन। फर्क है दोनों में। वो कौन सा जीन है? प्रोटो ऑन्कोजीन। ये कौन सा जीन है? ऑन्कोजीन। और यही आपके अंदर कैंसर कॉज करता है, क्योंकि अगर ये गलती से ऑन्कोजीन बन गया ना, तो ऑन्कोजीन बनने के बाद वो सारे फंक्शन खत्म हो जाते हैं। वो वक्त फंक्शन लिखे मैंने, वो खत्म हो जाते हैं। सेल डिवीजन कंट्रोल नहीं रहेगा। जैसे गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाना, बस ऐसे ही काम है फिर इसका। मतलब ये नॉर्मल गाड़ी है जिसके ब्रेक अच्छे हैं, ये एबनॉर्मल गाड़ी है जिसके ब्रेक फेल हो गए हैं। समझ में आया? तो गलती से भी आपके अंदर कौन सा जीन नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। ये जो शब्द है ना ऑन्को, ये ऑन्को, ये कैंसर का शब्द है। स्टडी ऑफ कैंसर, जैसे ऑन्कोलॉजी, कैंसर के डॉक्टर को हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। ये ऑन्को शब्द वहां से आया, ऑन्को माने कैंसर। आपको बात समझ में आ गई क्या थी? ये खतरनाक रहते हैं कार्सिनोजेनिक एजेंट, लिख लो इसे। अगर ऑन्कोजीन बन गया ना, तो इससे क्या होगा? लॉस फंक्शन, लॉस कंट्रोल, उससे कैंसर होगा। ये मैकेनिज्म लिख लो, ये एनसीईआरटी में नहीं है मैकेनिज्म। हाँ, हाँ हो गया। ओके सर, क्लियर हुआ? ये प्रोटो ऑन्कोजीन गलती से भी ऑन्कोजीन नहीं बनना चाहिए, तो दिक्कत जाएगी।
ओके, ये कैंसर है। अब नया हेडलाइन लिखो उसी में, ट्यूमर। ट्यूमर, ये जो आपको दिख रहा है ना बेटा, इसको ट्यूमर बोलते हैं। ये मल्टीपल मल्टीपल टाइम डिवाइड हुआ और इसका कन्वर्जन ट्यूमर में हुआ। लिखो, ट्यूमर का मीनिंग लिखो। लिख बेटा, व्हाट इज ट्यूमर? अ मास ऑफ सेल, सॉरी, अ मास ऑफ टिश्यू। लिखो, मास ऑफ टिश्यू और सेल, मास ऑफ टिश्यू और सेल फॉर्म ड्यू टू अनकंट्रोल्ड डिवीजन, अनकंट्रोल्ड डिवीजन। जब होता है ना ओरल कैंसर, तो माउथ के अंदर व्हाइट कलर के पैचेस आते हैं, व्हाइट कलर के स्पॉट्स आते हैं। और ये ट्यूमर जो होता है, ये खास करके बनता है माइंड में, दिमाग में, ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं उसे। और ब्रेन ट्यूमर हमेशा होता है, न्यूरॉन को नहीं होता, न्यूरोग्लियल सेल से होता है। कौन से सेल? क्योंकि न्यूरोग्लियल सेल डिवीजन कर सकता है, न्यूरॉन डिवाइड नहीं होता कभी। पता है आपको क्यों नहीं होता? तो कैंसर जो होगा वो न्यूरोग्लियल सेल को होगा, ट्यूमर उसी को होगा। ठीक है, तो ये हो गया ट्यूमर की बात। तो सर ट्यूमर समझ में आया। अब ट्यूमर दो प्रकार का होता है, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छे का मतलब जो जल्दी ट्रीट होगा। एक होता है बिनिंग ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। देखो कितने प्रकार के ट्यूमर है? दो, एक बिनिंग ट्यूमर, दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर। दोनों में बहुत फर्क है। बिनिंग ट्यूमर आप जल्दी ठीक कर पाते हो, मैलिग्नेंट नहीं कर पाते हो। सबसे खतरनाक कोई है तो वो है। क्यों सर? बिनिंग ट्यूमर जो होता है ये लोकलाइज है, मतलब वो एक ही जगह पे रहता है, ये स्प्रेड नहीं होता। लोकलाइज का मतलब है नॉट स्प्रेड। और ये वाला जो होता है, ये नॉन लोकलाइज है। सर नॉन लोकलाइज का मतलब? बेटा इसकी एक खासियत है कि वो स्प्रेड होते रहता है, यहां से वहां, वहां से उधर, वाया ब्लड, इसलिए वो खतरनाक है। ठीक है, अब मैं आपको बात करूं, ये से कंटिन्यू करूंगा मैलिग्नेंट को, जो फैल रहा है, कैसे फैलता है उसकी बात करते हैं। हो गया आपका लिखना, लोकलाइज नॉन लोकलाइज। तो हमें खतरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर से। हो गया लिखना। ये बिनिंग ट्यूमर है ना, एक जगह पे होता है तो स्प्रेड नहीं होता, तो बस रेडियोथेरेपी करो, रेडिएशन यूज करो, और वहां से जो भी ट्यूमर बना आप उसको निकाल सकते हैं। वहां के सेल को आप मार सकते हो, क्योंकि एक ही जगह पे है। लेकिन वो जो है मैलिग्नेंट, वो इतना फैलता है कि वहां पे रेडियोथेरेपी बराबर काम नहीं करती। फिर अलग अलग थेरेपी होती, केमोथेरेपी पढ़ेंगे हम आगे। तो मैलिग्नेंट की बात करूंगा मैं। चल बेटा ध्यान दे इधर। सर क्या क्या हुआ सर? ये जो व्हाइट कलर के सेल है ये नॉर्मल सेल है, व्हाइट कलर के सेल नॉर्मल सेल। अब वही व्हाइट कलर के सेल कन्वर्ट होगा बेटा कैंसर सेल में, वो व्हाइट कलर के सेल कन्वर्ट हो गए कैंसर सेल में।
अब इनका एक ग्रुप बना, कैंसर सेल का एक ग्रुप बना, इस ग्रुप का नाम है नियोप्लाज्म। बेटा ग्रुप का नाम क्या है? नियोप्लाज्म। ग्रुप का नाम क्या है? नियोप्लाज्म। अब होता क्या है, इनमें से कुछ सेल को यहां से उधर जाना है उस तरफ, तो वो यूज करते हैं बेटा ब्लड वेसल को। दे यूज ब्लड वेसल, दे यूज ब्लड वेसल। तो यहां से कुछ सेल एंट्री कर लेते हैं बेटा इन द ब्लड, और ब्लड से वो ट्रांसपोर्ट होते हैं दूसरे रीजन में जहां पे पहले से ही नॉर्मल सेल मौजूद थे। देखो आप इनका पॉपुलेशन देखो, ये नॉर्मल सेल है बेटा, लेकिन नॉर्मल सेल के एरिया में कैंसर सेल का स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। फिर जैसे यहाँ पे कैंसर सेल की एंट्री होती है, तो कैंसर सेल नॉर्मल सेल को नहीं मारता, नॉर्मल सेल अपने आप मर जाते हैं। कैसे, वो भी समझो आप, कैसे मर जाते हैं। फिर ये जो एरिया होता है, इसमें आपको मिलेगा मैक्सिमम पॉपुलेशन कैंसर सेल का हो चुका है, अब नॉर्मल सेल कम बचे हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, ये पीले कलर के सेल कौन से हैं? कैंसर सेल। इनका स्पीड ज्यादा है न्यूट्रिशन खींचने का, ये बहुत तेजी से न्यूट्रिशन खींच लेते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल। मतलब इनका न्यूट्रिशन खींचने का तरीका अलग है, ये फास्ट न्यूट्रिशन खींचते हैं। दूसरा, ये जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब दोनों में आगे है वो नॉर्मल सेल से। तो नॉर्मल सेल को न्यूट्रिशन बचता ही नहीं है, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन किसने खा लिया? कैंसर सेल ने। तो फैजिक कंडीशन आती है, फैजिक का मतलब है भूखमरी। तो भूखमरी से नॉर्मल सेल मर जाता है। जैसे एग्जांपल, दो तरह के नल है, एक नल को मोटर लगी है पानी खींचने के लिए, और दूसरा नल नॉर्मल है। तो कहाँ ज्यादा पानी का फोर्स होगा? जिसको मोटर लगी है। समझ रहे बात को? कुछ लोग नल को मोटर लगाते हैं ताकि उसके घर में ज्यादा पानी आए, गांव में। इससे दिक्कत जाती है ना बेटा। तो ये नॉर्मल सेल भूखमरी से मर जाते हैं। दूसरा, उनका स्पीड भी कम है डिवीजन का। तो इस रीजन में क्या हुआ? अभी कैंसर हुआ। पहले इधर था, यहाँ की इधर आ गए, उधर भी कैंसर किया। तो बेटा इस कंसेप्ट को एक नाम दो, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस। व्हाट इज मेटास्टेसिस? इसका सिंपल मीनिंग है, इट इज द मोमेंट ऑफ कैंसर सेल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। इट इज द फ्लो ऑफ कैंसर सेल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस। तो बताओ ये कौन सा ट्यूमर फॉलो कर रहा है इसको, बिनिंग ट्यूमर की मैलिग्नेंट ट्यूमर? एम फॉर मैलिग्नेंट, एम फॉर मेटास्टेसिस। बिनिंग ट्यूमर तो एक ही जगह था ना, फैल कौन रहा है? मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो याद रखना मेटास्टेसिस। और ये जो आपको सेल दिख रहे हैं पीले कलर के, ये कैंसर सेल तो है ही, इनका और एक नाम है नियोप्लास्टिक सेल, और इस ग्रुप का नाम है नियोप्लाज्म। लिख लो इससे। प्रोसेस याद रखना, मेटास्टेसिस। ये जो स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ये है क्या? यही है स्प्रेड होने का ड्यूरेशन।
चलो हो गया, थोड़ा फास्ट लिखा करो। लिखिए टाइप्स ऑफ कैंसर, टाइप्स लिखो। सर टाइप तो आपने पहले बता दी, वो ट्यूमर के, बेटा ट्यूमर के नहीं, टाइप्स ऑफ कैंसर लिखो। लिखो कार्सिनोमा, पहला लिखो कार्सिनोमा। कार्सिनोमा प्रकार है कैंसर का, कार्सिनोमा। लिखो कार्सिनोमा में मोस्टली अफेक्ट इपिथेलियल टिश्यू। कार्सिनोमा में लिखो मोस्टली अफेक्ट इपिथेलियल टिश्यू। एग्जाम्पल ओरल कैंसर, ओरल कॉमा कोलॉन, जल्दी लिखो ओरल कोलॉन लंग्स स्किन ब्रेस्ट। ओरल कैंसर, कोलॉन कैंसर, लंग्स कैंसर, स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये सब कार्सिनोमा में आते हैं, इन द कार्सिनोमा। अगर सवाल आया कि स्किन कैंसर कौन से प्रकार में आता है तो क्या लिखेंगे, कार्सिनोमा। दूसरा लिखो सार्कोमा, सार्कोमा SARCOMA, सार्कोमा, उसमें लिखिए एग्जाम्पल लिखो डायरेक्टली, बोन लिगामेंट, बोन लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल, बोन लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू मसल। मतलब अगर मसल को कैंसर होता है इसका मतलब वो काय में आता है, सार्कोमा में आता है। उसके बाद में लिखिए लिम्फोमा, नेक्स्ट लिखो लिम्फोमा, लिखो ये एनसीईआरटी में नहीं है, लिम्फोमा। एग्जाम्पल लिखो लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फोसाइट्स। लिम्फेटिक लिम्फेटिक वेसल पढ़ी है ना हमने, हाँ उसको होता है ये। नेक्स्ट लिखो ल्यूकेमिया, नेक्स्ट लिखो ल्यूकेमिया, सुना है नाम, हाँ WBC को, हाँ ल्यूकेमिया में लिखो ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर हो गया। लास्ट एडिनोमा, 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 इसमें लिखिए एग्जाम्पल ग्लैंड्स, 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 ठीक है। हाँ अभी मैं कुछ होमवर्क आपको देता हूँ जो घर से लिख के लाना। देखो कॉज ऑफ कैंसर एनसीईआरटी में है, कैंसर क्यों होता है मतलब किस कारण से, वही जो मैंने आपको लिख के दिया, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल, वो लिखा है एनसीईआरटी में। लिखो हेडलाइन लिखो, घर से लिख के लाना, कॉज ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कॉज ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कॉज ऑफ कैंसर, दूसरा लिखो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर,
तीसरा लिखो डायग्नोसिस। ये तीन चीजें एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना, वैसे मैं समझा दूंगा कल। वो हमें प्रेजेंट ही दो।